अच्छा यार, ये ना चैप्टर है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। तो सबसे पहले पता है क्या करो, हैंड फ्री लगा लो और इसको सुनो, साथ में ना किताब खोल के बैठ जाओ, ठीक है। तो जो मैं बताता जाऊँ उसको देखते जाना। सबसे पहले इन्फ्लेशन देखो, जब भी अ, जितने भी सामान हम खरीदते हैं उनकी प्राइजेज में इजाफा होता है, वक्त के साथ साथ जाहिर सी बात होता है। 100 की चीज़ 150 की हो जाती है कुछ अर्से बाद, या फिर अगर वो 100 की रहती है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो हर चीज़ की जो प्राइस है वो बढ़ती है। अगर कोई चीज़ आज ₹1000 की है, तो वो 5 साल बाद 1000 की बिल्कुल नहीं होगी। वो 5 साल बाद 2000, 3000 की होगी। और उस टाइम उन 2000, 3000 की वैल्यू भी 1000 के बराबर ही होगी। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि कंटीन्यूअस जो भी प्राइस लेवल के अंदर इंक्रीज़ आता है ना, याद रखना कंटीन्यूअस, एक बारी नहीं, वो फिर इन्फ्लेशन नहीं होती, बल्कि क्रैश होता है, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ इन्फ्लेशन क्या नहीं होता, ठीक है? खैर पहले ये सुन लो क्या होता है। सबसे पहले अगर कंटिन्यूअसली प्राइस लेवल बढ़ रहा है चीज़ों का प्राइस लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो वो सिंपल सी बात है, वो है इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन क्या नहीं होती? इन्फ्लेशन वो नहीं होती जो एकदम से क्रैश आ जाता है, जिस तरह स्टॉक मार्केट में, या किसी भी तरह से जो कंटिन्यूअस नहीं होता। प्राइसेज़ बढ़ गई फ़ौरन, तो उसके बाद वापस वो नॉर्मल पे आ गई। अब वो इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस राइज़ इन प्राइस लेवल नहीं है। अगर कंटिन्यूअस होगा तो इन्फ्लेशन है, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि इन्फ्लेशन जो होती है वो तब होती है जब हम डेली लाइफ में, डेली रूटीन में कोई चीज़ें जो सामान खरीदते हैं, खाना-पीना और कपड़े वगैरह, तो उनकी प्राइस लेवल बढ़ने को इन्फ्लेशन बोलते हैं। ऐसे हर चीज़ की प्राइस लेवल के बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं बोलते। कोई बड़ी-सी मशीनरीज़ हैं जो कि बहुत ही कम किस्म की फैक्ट्रीज़ वग़ैरह ख़रीदती हैं। ये स्टॉक मार्केट जो है उसमें कुछ इस तरह से होता है कि अब जो स्टॉक मार्केट में सामान है, कुछ ऐसे सामान जो डेली लाइफ़ में काम नहीं आता, उसके प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं, वो भी इन्फ्लेशन नहीं है। तो 2 तरह की चीज़ें इन्फ्लेशन नहीं होती। एक तो जिनका डेली लाइफ़ से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी इनकी प्राइस बढ़े। दूसरा वो कि अगर कंटिन्यूअस ना हो, एक अचानक से क्रैश आ जाए स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ये 2 चीज़ें इन्फ्लेशन नहीं होती। बहरहाल, उसके बाद ना 2 अलग तरह के इकोनॉमिस्ट हैं जो कि इन्फ्लेशन की अलग तरह की डेफिनेशन करते हैं। एक है कॉलबर्न। कॉलबर्न कहता है कि टू मच मनी चेज़िंग टू फ्यू गुड्स। यानी वो कहते हैं जब पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा हो और सामान कम हो, तो उससे क्या होगा? उससे सामान, अच्छा हाँ, बताओ आप, अगर खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हों, सामान कम हो, तो सामान सस्ता बिकेगा या महँगा बिकेगा? महँगा बिकेगा ना, प्राइस लेवल तो बढ़ गया, ये हो गई इन्फ्लेशन। तो कॉलबर्न कहते हैं जब पैसा ज़्यादा हो और सामान कम हो, रिसोर्सेज़ कम हो, तो उस टाइम इन्फ्लेशन होती है। फिर आता है सैमुएल्सन। सैमुएल्सन कहता है इन्फ्लेशन इज़ द राइज़ इन जनरल प्राइस लेवल। बस उसने सीधा-सीधा कह दिया कि जो जनरल प्राइस लेवल है किसी भी चीज़ का, उसके इंक्रीज़ को इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जो कॉलबर्न था उसने बस इसकी वजह बता दी कि टू मच मनी चेज़िंग टू फ्यू गुड्स। बहरहाल सिंपल सी बात ये है। उसके बाद आते हैं कि इन्फ्लेशन को मेज़र कैसे करते हैं। देखो, इन्फ्लेशन को वैसे मेज़र करने के हैं काफ़ी ज़्यादा तरीके, लेकिन यहाँ पर बताया हुआ है एक तरीका जिसको कहते हैं कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार तरीका है। कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, ये इस तरह से है कि कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स मेज़र करता है इन्फ्लेशन को इस बेस पर कि उसकी डेली लाइफ़ में कितनी अहमियत है। समझना बात को। अगर हम देखें फूड को या वाटर को, तो उसकी ज़्यादा अहमियत है, या फिर एजुकेशन की, क्लोथिंग की, कपड़ों की, इसकी ज़्यादा अहमियत है? तो ज़ाहिर-सी बात है फूड और वाटर की है। तो फिर उसको वो पहले नंबर पे रखेगा सीपीआई, और क्लोथिंग को और फिर हेल्थ केयर को, इन चीज़ों को, एजुकेशन को, इनको बाद में रखेगा। किस तरह से होगा मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखो कि सीपीआई जो है ना, ये एक लिस्ट यूँ समझ लो बना लेता है, और वो लिस्टिंग इस तरह से होती है कि जो डेली लाइफ के अंदर सबसे अहम चीज़ है, वो ऊपर रखी जाती है टॉप पर, उसको ज़्यादा वेटेज दी जाती है। जो मेरे कहने का मतलब है, उस चीज़ को जो डेली लाइफ में ज़्यादा काम आती है, उसको टॉप पे रखा जाता है,
और उसको ज़्यादा वेटेज दी जाती है और इस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो पता चलती है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सबसे बड़ा फंक्शन ही यही है कि इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कहता है इट मेजर्स वेटेड एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर्स बास्केट्स ऑफ गुड्स। मतलब सीपीआई ऑफ कंज्यूमर बास्केट ऑफ गुड्स क्या है? सीपीआई जो है वो कंज्यूमर्स बास्केट ऑफ गुड्स जो है उसके बढ़ते हुए प्राइस को मेजर करता है। कंज्यूमर की बास्केट ऑफ गुड्स के बढ़ते हुए प्राइस को मेजर करता है। कंज्यूमर की बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब है वो चीज़ जो डेली लाइफ में यूज़ होती है। और इन्फ्लेशन भी तो डेली लाइफ की चीज़ों के प्राइस लेवल बढ़ने को बोलते हैं ना। तो बस वो लाइनों को जो है वो घुमा रहा है। वो कहता है कि कंज्यूमर की जो बास्केट ऑफ गुड्स है, सीधी-सीधी बात ये है कि जो डेली लाइफ में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो कंज्यूमर की बास्केट ऑफ गुड्स है, उसके बढ़ते हुए प्राइस लेवल को मेजर करता है सीपीआई। कंज्यूमर की जो बास्केट ऑफ गुड्स है, जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, उसके बढ़ते हुए प्राइस लेवल को मेजर करता है सीपीआई। लेकिन किस बेस पे? इस बेस पे कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा होगी। जो चीज़ डेली लाइफ में कम यूज़ होगी, उसकी वेटेज कम होगी। अब यहाँ देख लो नीचे टेबल बना हुआ है, ठीक है? इस टेबल पे पहला आ गया ये आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं, ये आगे प्राइस इंडेक्स लिखे हुए हैं, अभी प्राइस इंडेक्स को छोड़ो, इसके आगे वेटिंग लिखी हुई है। अब देखो फूड की वेटेज क्या है 22, क्लोथिंग की 18, हाउसिंग की 15। तो अब ये ओवरऑल कितनी बन गई है एट द एंड 100। मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि ये जितने भी आइटम्स है ना, हम कह देते हैं कि इनकी 100 वेटिंग है, 100% चलो कह दो, तो 22% वेटेज रखता है फूड, 18% वेटेज रखता है क्लोथिंग, 15% वेटेज रखता है हाउसिंग। सबसे अहम इस टाइम क्या है? फूड है। ठीक है, नीचे आगे तो जाओ, हेल्थ केयर को 5 दिया हुआ है, एजुकेशन को 20 दिया हुआ है, लेजर के टाइम को 6 दिया हुआ है। तो ये क्या किया हुआ है, एक तरह से ये वेटेज क्या है, परसेंटेज है कि अगर एक बास्केट ऑफ गुड्स है, ये बास्केट ऑफ गुड्स है ना, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ये बास्केट है ना। अब आप कहोगे ये गुड थोड़ी है क्लोथिंग और हाउसिंग, गुड की भी टाइप होती हैं यार। खैर, तो अगर इनको क्या कर दिया, इनको कह दिया कि ये बास्केट ऑफ गुड्स है और ये 100% में से 22% फूड को मिला है, 18% क्लोथिंग को मिला है। और इस तरह से हमने एक वेटेज बना ली है कि किस चीज़ की डेली लाइफ में ज़्यादा अहमियत है। तो ये है जी कि अब आखिरी बात मैं करता हूँ। कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई कंज़्यूमर की बास्केट ऑफ गुड्स के बढ़ते हुए प्राइस लेवल को मेज़र करता है उनकी वेटेज के बेस पर। बस अब बात खत्म, ठीक है? इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। यार ये किताब पे ना लिखते जाओ जब भी मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी, इसकी डेफिनेशन भी लिख दो और इसका फार्मूला भी लिख दो कि प्राइस इंडेक्स का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई 100। लिख दो, समझाता हूँ। पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई 100। अच्छा, उसके बाद यहाँ कुछ लाइन लिखी हुई है, वो कहते हैं सी पे इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस चेंजेस फॉर ईच आइटम इन द प्री डिटरमाइंड बास्केट एवरेज एंड बाय वेटिंग देयर इम्पोर्टेंस। खैर ये उसने फार्मूले की बात की है, ये भी अभी बताता हूँ। इट इज एन इंडेक्स बिकॉज चेंजेस इन प्राइस आर मेड इन रिलेशन टू द इंडेक्स ऑफ 100। हाँ, जैसे अभी मैंने कहा था कि वेटेज जो है ये 100 है, 100 है ना वेटेज, और इसके बाद हमने डिवीजन किया तो वही चीज़ वो बता रहा है। वो कहते हैं कि अगर एक ब्रेड है उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, ये 150 से 165, 10% बढ़ गई। 15 का जी एक 10% बनता है ना, तो 150 में 15 डालो तो 165, 10% बढ़ गई। तो कहते हैं न्यू प्राइस इन इंडेक्स टर्म्स वुड बी 110। अच्छा देखो, अब इसका क्या मतलब है? अभी मैंने ना फॉर्मूला लिखवाया था प्राइस इंडेक्स का, आई इज इक्वल टू पी एन और पी नॉट मल्टीप्लाई 100। तो अब अगर यहाँ पर हम पी एन को रखें, पी एन को यूं कह दो कि वो जो है अब की प्राइस है 165, और पी नॉट जो है पिछले साल की प्राइस थी, और वो कितनी 150, मल्टीप्लाई 100 करो तो आंसर क्या आएगा? 110 आएगा। तो इस ब्रेड का प्राइस इंडेक्स क्या आया? 110। अभी तक इन्फ्लेशन फाइंड नहीं हुई। सीपीआई क्या फाइंड करता है? इन्फ्लेशन। अभी तक इन्फ्लेशन फाइंड नहीं हुई, कि प्राइस इंडेक्स फाइंड हुआ है। तो इस लाइन का मतलब समझ आ गया है कि एक 150 से 165 पे गया तो इंडेक्स टर्म में हम इसको 110 बोलेंगे। वो किस तरह से? फार्मूले के तहत पी एन और पी नॉट मल्टीप्लाई 100।
पी एन का मतलब इस साल का 165, पी नॉट का मतलब पिछले साल का 150 मल्टीप्लाइड करो तो एट द एंड 110 आता है, जो कि इस ब्रेड का प्राइस इंडेक्स है। अब इन्फ्लेशन कैसे निकलेगी? अगले पेज पे देखो, तो यहाँ पर ना लिखा हुआ है, यहाँ पर एक फार्मूला है 5वीं लाइन में, प्राइस इंडेक्स करंट ईयर, प्राइस इंडेक्स लास्ट ईयर, प्राइस इंडेक्स जो मल्टीप्लाई 100 ओवर प्राइस इंडेक्स लास्ट ईयर। यहाँ पर उन्होंने एक और एग्जांपल दी है। अब यहाँ पर मान लो वो जो ब्रेड है, उसी का हम कह देते हैं कि उसकी इस साल प्राइस इंडेक्स आई है 91.5, जो कि यहाँ लिखी हुई है। और पिछले साल अगर हम देखें तो पिछले साल की भी तो कोई प्राइस इंडेक्स होगी, जो हमने उसी फार्मूले से निकाली होगी, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई 100। हो सकता है पिछले साल की जो प्राइस इंडेक्स है उससे पिछले साल और कीमत कम हो, तो प्राइस इंडेक्स जो 89.5 आई हो, इस साल 91.5 आई है। हो सकता है अगले साल 93 आए, उससे अगले साल 96 आए, उसके बाद 98 आए, इस तरह से। तो इस टाइम करंट जो प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं? पी एन और पी नॉट मल्टीप्लाई 100, वो आया 91.5, पिछले साल का था 89.5, ऊपर ओवर हम करते हैं 89.5, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो एट द एंड इन्फ्लेशन कितनी आई है? 2.2%। मतलब ये है कि हम सबसे पहले प्राइस इंडेक्स फाइंड करते हैं। जैसे अब ब्रेड का उस तीसरी लाइन में लिखा हुआ है 110, तो अगर आप इस तरह भी कर लो कि यहाँ पर करंट प्राइस इंडेक्स जो है वो 110 कर लो, ठीक है। और अगर हम ये भी मान लें कि पिछले साल जो है वो ब्रेड जो है उसका क्या प्राइस इंडेक्स रहा होगा। अच्छा, पिछले साल जो है वो 150 थी, हम कह देते हैं पिछले साल उसका प्राइस इंडेक्स 105 था, ठीक है। अब उसके बाद डिवाइड में इंडेक्स लास्ट ईयर, वही 105 कर लो, मल्टीप्लाई 100। अब ज़रा हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर से ही। हाँ, 4.7% इन्फ्लेशन हुई है। अगर हम कहें कि ब्रेड का प्राइस इंडेक्स 105 110 हो गया, 4.7% इन्फ्लेशन, और यहाँ एग्जांपल में हुई है 2.2%, ठीक है। इस तरह से इन्फ्लेशन फाइंड होती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ना, ये इन्फ्लेशन है नहीं 2.2%, ठीक है। 2.2% कोई इन्फ्लेशन नहीं होती, मतलब लिखने की हद तक है ये, लेकिन हकीकत ये है कि 5% इन्फ्लेशन जो है वो नेचुरल होती है, और असल जो तब्दीली आती है इकोनॉमी के अंदर वो 5% से ऊपर की आती है। 5% इन्फ्लेशन नेचुरल होती है, और जो कि ज़रूरी होती है हर साल, ठीक है। खैर, अगर सी पे भी वापस आए तो ये टेबल है, इसके अंदर कुछ प्राइस इंडेक्स दिए हुए हैं, वेटेज दी हुई है, और इसके आगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस इन्होंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चार्ट बनाया हुआ है। बस समझना ये था कि किस तरह से प्राइस इंडेक्स फाइंड करते हैं और फिर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है? उसके बाद लिखा हुआ है कि लिमिटेशन क्या है सीपीआई की, कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसके ज़रिए में इन्फ्लेशन फाइंड करते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है? वो कहते हैं ये नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब वो ये कहता है, देखो अब अलग तरह के लोग हैं, उनकी अलग तरह की जॉब्स हैं, और कुछ अगर हम इस तरह से भी कह दें कि बच्चे हैं, तो कुछ जवान हैं, तो कुछ बूढ़े हो गए हैं। अ, तो उन सब की ना बास्केट जो है, बास्केट ऑफ गुड्स, कंज्यूमर्स बास्केट ऑफ गुड्स, वो सबकी अलग-अलग है। अब एक नया शादीशुदा जोड़ा है, शायद उसके लिए जो है सेरेलैक और पैम्पर वगैरह ज़्यादा वेटेज रखते हों। लेकिन एक टीनेज के लिए कपड़े और खाने-पीने की चीज़ें ज़्यादा वेटेज रखती हों। क्योंकि हमने कहा था ना, सीपीआई ये देखता है कि आप कंज़्यूमर ऑफ बास्केट जो गुड्स है, वो उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों की वेटेज क्या है, वेटेज के हिसाब से वो इन्फ्लेशन निकालता है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि यार, अलग तरह के इंसान के, अलग तबकों की अलग तरह की वेटेज हो सकती है। माज़ूर हैं तो उनके लिए दवाई एक ज़्यादा वेटेज रखती है, बीमारों के लिए भी उनके लिए मेडिकल केयर ज़्यादा वेटेज रखती होगी, शायद क्लोथिंग से भी ज़्यादा। तो वो कहते हैं कि ये ना सीपीआई जो है ये थोड़ा इस तरह से गड़बड़ कर देता है, क्योंकि ये ना वेटेज को चेंज कर देता है, और ये एवरेज ही लेता है वेटेज का, फिर वो कुछ लोगों पे अप्लाई होती है, कुछ पे नहीं होती। तो वो कहता है एक तरह का ये ड्रॉबैक है, लेकिन गुज़ारे लायक है। फिर वो कहते हैं चेंजिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़। अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई कोई भी चीज़ है,
मान लो कोई बॉटल है, किस चीज़ की बॉटल कह लें, जैम की बॉटल, तो वो 500 की मिल रही है। अब ठीक है, अब अगले साल पता है क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वो 900 की देंगे। हालाँकि बॉटल ना वो दे उतने ही रहे हैं, आधा किलो की दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी है, उसका टेस्ट पहले से बहुत बेहतर हो गया है। शायद वो पहले कुछ तरह के शुगर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं करते। अब वो बिल्कुल प्योर फ्लेवर बनाते हैं, प्योर, एकदम प्योर। टेस्ट वाज़ेह है, फ़र्क वाज़ेह है, दुनिया लेने को भी तैयार है 900 के अंदर अगले साल। लेकिन ना ये चीज़ सीपीआई वाज़ेह नहीं कर सकता। वो तो कहेगा इन्फ्लेशन हुई है तगड़ी किस्म की। वो तो कहेगा 500 से अगले साल 900, नहीं यार 600 होता समझ आती है। तो सीपीआई इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता। तो हालाँकि लोगों के लिए कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है, वो तो तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हमें चीज़ तो अच्छी मिल रही है ना। बिल्कुल प्योर टेस्ट है, प्योर फ्लेवर है। किसी और किस्म की स्क्रीन या फिर शुगर की उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। तो एट द एंड एक अच्छी चीज़ मिल रही है। लेकिन सीपीआई तो कह रहा है नहीं, कंट्री का तो बुरा हाल हो गया, नुकसान हो गया, इतनी इन्फ्लेशन हो गई है। तो इस चीज़ को वो ये कह रहा है कि ये चीज़ जो है ये सीपीआई नहीं बता सकता, क्योंकि उसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया हुआ है। एक तो वो वेटेज के मुताबिक बताता है, दूसरा वो ये थोड़ी बताएगा कि क्वालिटी बेहतर हुई है, वो तो बस प्राइस लेवल देखेगा। फिर इंडेक्स नंबर प्रॉब्लम्स। इंडेक्स नंबर प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हमने फार्मूला पढ़ा था, वो कहते हैं प्राइस इंडेक्स करंट ईयर माइनस प्राइस इंडेक्स लास्ट ईयर ओवर प्राइस इंडेक्स लास्ट ईयर। अच्छा देखो, वो ये कह रहा है कि अ, जो हम प्राइस इंडेक्स लास्ट ईयर का लेते हैं या जिस इंडेक्स को बेस बनाते हैं, अगर वही खराब हो तो फिर मसलन ये है कि अब कोरोना के साल को अगर मैं बेस बनाऊं, तो सारे मुल्क तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं ना। उस टाइम कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, प्राइस लेवल बढ़ गए थे हर चीज़ के। तो कोरोना को अगर बेस ईयर बना दिया जाए इस फार्मूले के मुताबिक, ज़ाहिर है कोरोना के अगले साल, कोरोना वाले साल को ही बेस ईयर बनाया हुआ गया होगा ना। तो उस टाइम तो ऐसा लगेगा कि मुल्क जो है वो तो 100-200% तरक्की कर रहा है। तो वो ये कह रहा है सीपीआई का एक ये नुकसान है कि अगर हम बेस ईयर गलत चुनेंगे तो ये हमें इन्फ्लेशन भी सही से नहीं बताएगा। कोई ऐसा अगर हम बेस ईयर चुन लें जहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की हुई हो, तो अगले साल तो इसने यही बताना है कि मुल्क का बुरा हाल है। लेकिन हकीकत ये है इन्फ्लेशन एक कंटीन्यूअस चीज़ है, ठीक है? तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि कंटीन्यूअस चीज़ जो है वो 1-2 सालों से नहीं फ़र्क पड़ता, 10-15 सालों से फ़र्क पड़ता है। तो फिर सीपीआई का जो बेस ईयर चुनते हैं, उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान कैसे रखें? पिछले साल वाला ही चुनना पड़ेगा, तो एक तरह से इसका ड्रॉबैक हो गया। स्पेंडिंग पैटर्न्स, ये टेक्नो स्पेंडिंग, ये वही बात जो मैंने ऊपर की कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनका स्पेंडिंग पैटर्न अलग हैं। कोई आदमी क्या खरीद रहा है, कोई आदमी क्या खरीद रहा है। तो इस तरह से वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सीपीआई के लिए बड़ा एक ड्रॉबैक है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। आगे है कि डिग्रीज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में समझो। वो ये है इन्फ्लेशन अगर हो 1 से 20%, 1 से 20 छोड़ो, चलो 0 से 20%, मतलब कुछ इन्फ्लेशन हुई है 20% तक, उसको बोलते हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन। 20% से 200% तक जो इन्फ्लेशन होती है, उसको बोलते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। नहीं लिखा हुआ लिख लो, गैलपिंग इन्फ्लेशन, GALLOPING। और 200% से ज़्यादा जितनी भी इन्फ्लेशन हो, उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है, जिसको मैंने कहा था कि 20% तक जो इन्फ्लेशन होती है, उसको मॉडरेट इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर तो वो 1 से 5% तक है, समझना बात को। इन्फ्लेशन जो है वो 3% हुई है, 4% हुई है, 1 से 5% तक है मॉडरेट, क्योंकि 1 से 20 तक तो मॉडरेट ही है। तो उस 1 से 5 तक की इन्फ्लेशन को बोलते हैं लो इन्फ्लेशन। या फिर उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। लेकिन अगर वो 5 से 20% के दरमियान हुई है, तो फिर उसको बोलते हैं ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। क्लियर है बात?
गैल्पिंग इन्फ्लेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, और उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन है जो 200% से ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम लेवल में प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं। फिर डिफ्लेशन आता है जी। डिफ्लेशन क्या है? देखो, जिस तरह से मैंने कहा है कि कंटिन्यूअस जो है प्राइस लेवल बढ़ता है चीज़ों का, उस चीज़ को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इस तरह से जब कंटिन्यूअस प्राइस लेवल डिक्रीज होता है ना चीज़ों का, उस चीज़ को बोलते हैं डिफ्लेशन। मतलब दिन ब दिन चीज़ों की प्राइस में कमी आती जा रही है। अच्छा, ये चीज़ ना सुनने में सिर्फ अच्छी लगती है, ये नुकसान है, ठीक है? इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नुकसान है, डिफ्लेशन भी ज़्यादा नुकसान है। इन्फ्लेशन कम हो तो उससे फ़ायदा है, डिफ्लेशन भी कम हो तो उससे फ़ायदा है। क्योंकि असल में इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती जैसे दिखती होती है। चीज़ों की प्राइस कंटिन्यूअसली कम हो रही है, इसका मतलब है मुल्क गरीब हो रहा है। खरीदने वाले हैं ही नहीं, लोग ही नहीं हैं। किसी के पास रोज़गार ही नहीं है, कोई खरीदने की ताकत ही नहीं रखता। खरीदने के लिए कोई सामने ही नहीं आ रहा, प्राइस लेवल ही नहीं बढ़ रहे। तो 2 इसके फेसेस होते हैं जिसको हम समझते हैं यार प्राइस लेवल तो बस कम ही हुआ जा रहा है। बहरहाल इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, ये इन्फ्लेशन का अपोज़िट होता है। फिर एक और होता है जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन भी इन्फ्लेशन की ही एक टाइप है। स्टैगफ्लेशन को बोलते हैं द हाई लेवल अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन। लिख लो, हाई लेवल अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लाइन लिख लो, हाई लेवल अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन। बेसिकली स्टैगफ्लेशन ना 2 लफ्ज़ों से बना है, स्टैग्नेशन से और इन्फ्लेशन से। मतलब घटिया तरीन इन्फ्लेशन जितनी मुमकिन हो सकती है। ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं, वो तो हाइपर है। बात ये है, बहुत ही बुरा वक़्त इसको कह दो आप स्टैगफ्लेशन को। क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा इन्फ्लेशन का ना अनएम्प्लॉयमेंट के साथ उल्टा ताल्लुक है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है ना तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। सुनने में फिलहाल अजीब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि बेरोज़गारी कम होती है जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, और इन्फ्लेशन के कम होने से बेरोज़गारी बढ़ती है। लेकिन ये वो वाहिद ऐसी इन्फ्लेशन की किस्म है कि जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बेरोज़गारी भी है और इन्फ्लेशन भी है। तो ये बहुत ही बुरी किस्म की इन्फ्लेशन है जिसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। बहरहाल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें इतनी सी बात याद रखना, एक बहुत ही हाई लेवल किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाती है इस इन्फ्लेशन के अंदर। आगे बोलते हैं कि कॉस्ट और इफेक्ट्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन के। मतलब इन्फ्लेशन के क्या असरात हो सकते हैं। यानी कवर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो यानी एक तो है जो कर्जा देता है क्रेडिटर, और एक डेटर है जो कर्जा लेता है। तो वो कहते हैं इन्फ्लेशन से कर्जा देने वाले को बहुत नुकसान है और लेने वाले को बहुत फायदा है इन्फ्लेशन के दौरान। उसकी क्या वजह है? मान लो कि अगर एक बंदे ने आज 5 लाख रुपए लिए हैं, और वो कहता है कि वो ना 2 साल बाद 2 साल बाद 7 लाख रुपए वापस कर देगा। लेकिन अब होगी इन्फ्लेशन तगड़ी किस्म की थोड़ी, गैल्पिंग चलो कर लो। 2 साल बाद ना वो 5 लाख की वैल्यू 10 लाख के बराबर होगी। लेकिन अब कर्जा देने वाले को कितना मिलेगा? 7 लाख। तो उसको तो 3 लाख का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वैल्यू तो उसकी बराबर है। मतलब अगर हम ये कहें कि उसने 5 लाख दे के 3.5 लाख रुपए वापस लिए, एक तरह से, 2 साल बाद इन्फ्लेशन जो हो गई है। आज उसने 5 लाख दिया, 2 साल बाद वो 10 लाख के बराबर हो गए, लेकिन उसको 7 लाख वापस मिला, जो कि आज के 3.5 लाख के बराबर थे। तो कितना नुकसान हो गया कर्जा देने वाले को? वो तो कुछ नहीं कर सकता ना। हाँ, अलबत्ता उसने एग्रीमेंट में लिखा होगा इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो मैं फिर ज़्यादा रिटर्न लूँगा, वो अलग बात है। और उसको तो फ़ायदा है कर्जा लेने वाले को। उसने तो 5 लाख लिया उस टाइम जब उनकी वैल्यू 5 लाख थी। अब वो 7 लाख वापस कर रहा है। 7 लाख वो उस टाइम वापस कर रहा है कि 7 लाख की वैल्यू 3.5 लाख के बराबर है। पिछले वक़्त की 2 साल पहले की जब वो कर्जा ले रहा था। तो उसने तो 5 लाख लेके 3.5 लाख वापस किए, उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है।
तो कहते हैं इन्फ्लेशन से ना ये बहुत नुकसान होता है कर्जा देने वालों को, क्रेडिटर्स को। समझ आई ये बात की? मतलब अगर हम पैसे किसी को वापस कर रहे हैं कुछ अर्से बाद, लेकिन उन पैसों की इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक हम उस अहमियत को तो नहीं नोट करेंगे, हम तो सिर्फ अमाउंट को देखते हैं। फिर इसके आगे लिखा हुआ है रियल इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन है। ये ना ये हर सूरत ना फार्मूला याद करना है। ये इसका यार ये मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट एक लगता है पैसों के ऊपर, तो ज़ाहिर है उसने कोई इंटरेस्ट लगाया होगा ना, तभी बोल रहा है कि 5 लाख की चीज़ 7 लाख में ले लूँगा। फिर उसमें से ना उसको इन्फ्लेशन को भी निकालना पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो रेट काफ़ी कम हो जाता है, तो इससे नुकसान होता है। तो बस ये इस इक्वेशन का यही मतलब है और इसको याद कर लो, ये पूरे दोनों पेजों में सब सेम चीज़ है ही। फिर कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको नुकसान होता है। ज़ाहिर है नए-नए इन्वेस्टर्स जो होते हैं बेचारे वो अपने कैपिटल 5-6 करोड़ का करके खड़े होते हैं एक बड़े से प्रोग्राम के लिए, जो कि अब 12 करोड़ का हो चुका होता है, तो वो चले जाते हैं। फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स वालों को बहुत इशू होता है जिनका इनकम फिक्स होती है 60,000 माहाना। प्राइस लेवल बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई, लेकिन 60,000 माहाना खड़ा है। चलो 70 हो जाएगा ना यार। फिक्स्ड इनकम ग्रुप वालों का कोई 1.5 लाख थोड़ी हो जाएगा। हालाँकि प्राइसेज़ तो 100-200% बढ़ गई। तो बड़े लोग कहते हैं नुकसान होता है। इन्वेस्टर्स वही एंटरप्रेन्योर वाली बात आ गई, वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, इतनी इन्फ्लेशन हो गई है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी ज़ाहिर है नुकसान होता है। मैंने उसके अंदर यार फिस्कल पॉलिसी में बताया था कि ना गवर्नमेंट 2 तरह से इकॉनमी को हैंडल करती है, टैक्स से और एक्सपेंस से। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो वो ज़ाहिर है टैक्स बढ़ा देते हैं और एक्सपेंडिचर्स कम कर देते हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि इकॉनमी जो है उसके अंदर एक्सपेंस कम होता है, डेवलपमेंट कम होती है। गवर्नमेंट जो है वो खर्चा नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि लोगों के पास तो बहुत पैसा है, तो वो डेवलपमेंट जो है वो भी इन्फ्लेशन की वजह से रुक जाती है। बिज़नेस कम्पेटिटिवनेस है, बिज़नेस की जो आपस में मुकाबले हैं, मतलब ये है कि प्राइस लेवल जो है वो बढ़ता है। अब एक जगह है जहाँ से 500 की कोई चीज़ मिल रही है, चलो हम दूसरे मुल्क की बात कर लेते हैं। दूसरे मुल्क में 500 की चीज़ है, ठीक है, वो खुद बनाते हैं। अब जब यहाँ से जाएगी, यहाँ तो प्राइस लेवल इतना हाई होगा, वहाँ जाके भी हाई हो जाएगा। तो वहाँ कोई लेगा ही नहीं। तो फिर उसके बाद से ये ट्रेड भी कम होने लग जाएगी। तो ये चीज़ें हैं ना, ये सारी इन्फ्लेशन की वजह से होती हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर वो कुछ काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन बता रहा है, जिसमें आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छा मैं ना अब एक बहुत ही पूरे चैप्टर की सबसे अहम 2 लाइनें बता रहा हूँ, अब वो लिख लो। सबसे अहम जो है वो ये है कि अब एक इक्वेशन बना रहा हूँ जो है एग्रीगेट डिमांड की, और ये है एडी यानी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम। सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस एम। ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस एम। इन जिसके अंदर सी का मतलब है कंजम्पशन, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब है गवर्नमेंट के एक्सपेंस, एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब है इम्पोर्ट, और ए डी का मतलब है एग्रीगेट डिमांड। ये है एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला। एक और बात भी लिख लो, और वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट के साथ ऑपोजिट रिलेशन होता है। लिख लो, समझा दूंगा। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट के साथ ऑपोजिट रिलेशन होता है। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट के साथ ऑपोजिट रिलेशन होता है। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है उसकी कॉजेज क्या हैं या फिर काइंड्स क्या हैं। सबसे पहले वो कहता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वो कहता है कि अगर चीज की प्राइस में इजाफा होता है डिमांड बढ़ने की वजह से, अब जैसे रमजान है, खजूरों की डिमांड बढ़ गई है तो इजाफा होगा, फ्रूट्स की डिमांड बढ़ गई है तो इजाफा होगा। किस चीज में? उसकी प्राइस लेवल में। जाए नमाज, तस्बीह वगैरह
तो वो कहते हैं अगर डिमांड बढ़ने की वजह से किसी भी चीज़ की प्राइस लेवल में इजाफा होता है, इन्फ्लेशन तो वो है, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर है बात? सिर्फ इतनी सी बात है। अब मैं बताता हूँ इस इक्वेशन को लिखने का क्या मतलब है। अब वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजूहात क्या हैं। अब यहाँ पे लिखो फिस्कल स्टिमुलस, मॉनेटरी स्टिमुलस, डेप्रिसिएशन ऑफ फास्ट ग्रोथ। सबसे पहला है फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल पॉलिसी को याद करो, फिस्कल स्टिमुलस, जिसके अंदर गवर्नमेंट के एक्सपेंस और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज थे। तो अगर वो याद है तो देखो, अब एड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। अगर हम देखें इस जी को, जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंस है, गवर्नमेंट का एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड की ज़्यादा होने से प्राइस बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो सी लिखा हुआ है, सी हमारे पास कंजम्पशन, कंजम्पशन तब होगी ना ज़्यादा जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, उनकी इनकम ज़्यादा होगी। ऐसा है या नहीं? ये फिर कंजम्पशन तब ज़्यादा होगी जब किसी के पास पैसा ही नहीं होगा। कंजम्पशन तब ज़्यादा होगी जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, और जब कंजम्पशन ज़्यादा होगा, सी ज़्यादा होगा, तो एडी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इस एडी के ज़्यादा होने से, डिमांड ज़्यादा होने से प्राइस लेवल भी ज़्यादा होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ये है फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब है कि भाई जो फिस्कल पॉलिसी से रिलेट करते हैं, और ये दोनों चीज़ें फिस्कल पॉलिसी से रिलेट करती हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करती। ठीक है? इसके अंदर सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह बनती है। मॉनेटरी स्टिमुलस, अब अगले चैप्टर का वो जो नाम है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, और उसके अंदर पूरी मॉनेटरी पॉलिसी है। अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी भी फिस्कल पॉलिसी की तरह होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी के भी दो टूल्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी की तरह। एक टूल का नाम है इन्वेस्टमेंट, सॉरी, एक टूल का नाम है इंटरेस्ट, और दूसरे टूल का नाम है मनी सप्लाई। लिख लो, लिख लो। एक टूल का नाम है इंटरेस्ट और दूसरे टूल का नाम है मनी सप्लाई। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से फिस्कल पॉलिसी थी, जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो मनी सप्लाई कम होती है, मनी सप्लाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट कम होता है। पर अभी मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट का आपस में ऑपोजिट रिलेशन है। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इंटरेस्ट कम होगा, और इंटरेस्ट कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन नहीं होगी। तो हम इस तरह से करते हैं कि अगर इंटरेस्ट जो है वो कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर डिमांड पर इन्फ्लेशन होगी। ठीक इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, क्योंकि ऑपोजिट चीज चलते हैं ना। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगी। मनी सप्लाई क्या है? बस बेसिकली ना, ये जो लोगों के पास पैसे होते हैं जो वो खर्च करते हैं, या फिर मार्केट के अंदर जितने भी पैसे यूज हो रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, उनको मनी सप्लाई बोलते हैं। ये पूरा चैप्टर है आगे, अभी ये बातें सिर्फ समझ लो, ये थोड़ी सी बात, और इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मनी सप्लाई बोलते हैं ऐसे पैसों को जो सप्लाई हो रही हो जिस मनी की मार्केट के अंदर, एक कंट्री के अंदर, वो मनी सप्लाई है। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है, मिसाल के तौर पे हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत कम होती जा रही है, और दूसरे मुल्कों की करेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे डॉलर वगैरह है। तो जाहिर है जब हम वहाँ से सामान मंगवाएंगे तो महंगा मिलेगा। उससे अब हम क्या करेंगे, जो हम बाहर से सामान मंगवाते हैं वो कम मंगवाएंगे, और उस तरह से हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो कम होंगी। लेकिन उनके लिए तो हमारी करेंसी करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है, तो उनके लिए सामान सस्ता है ना वो, तो उस चीज़ को तो ज़्यादा खरीदेंगे, वो एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी। तो अगर हम इस चीज़ को इस फ़ॉर्मूले में लगाएँ जिससे एक्सपोर्ट बढ़ रही है और इम्पोर्ट कम हो रही है, तो एट द एंड डिमांड क्या हो रही है?
डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड पुट इन्फ्लेशन होती है या नहीं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो वही होगी यार, और डिमांड की वजह से होगी। फिर आई हैव अ फास्ट ग्रोथ इन अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज जो हैं उनके अंदर फास्ट ग्रोथ हो रही है, वो उनकी ग्रोथ की वजह से वो हमसे मशीनरीज ले रहे हैं, हमसे सामान ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। सबसे घटिया पॉइंट यही हो सकता है कि जो इन्होंने यहाँ लिखा हो कि फास्ट ग्रोथ इन अदर कंट्रीज से भी इन्फ्लेशन हो रही है। खैर, बात सिर्फ इतनी सी थी कि आपको ये फार्मूला सारा आता हो कि एट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इस तरह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी इस चीज़ पर इफेक्ट डालती हैं, और कंजम्पशन भी, इन्वेस्टमेंट भी, और गवर्नमेंट के एक्सपेंस भी। फिर वो कहते हैं रेमेडीज़ क्या, हम इस चीज़ को कैसे कवर कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे ये चीज़ बढ़ रही थी उन्हीं चीज़ों को कम कर दो, ये सब कवर हो जाएगा। वो कहते हैं राइज इन टैक्स, सॉरी राइज इन इंटरेस्ट रेट कर दो। अच्छा, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का क्या ताल्लुक था आपस में? उलट, इंटरेस्ट बढ़ाया तो इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम तो डिमांड कम, डिमांड कम तो इन्फ्लेशन कम। फिर वो कहता है टैक्स बढ़ा दो। अच्छा जी, जब हम टैक्स बढ़ाएंगे तो फिजिकल पॉलिसी के तहत टैक्स बढ़ाते हैं तो एक्सपेंस क्या होता है? कम। जो गवर्नमेंट के एक्सपेंस कम होंगे तो डिमांड क्या होगी? कम। डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम। फिर वो कहते हैं आप रिड्यूस कर दो मनी सप्लाई। ठीक है, जब मनी सप्लाई कम करेंगे तो उसका दूसरा टूल है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट की कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम। फिर डायरेक्ट टैक्स जो है उनको बढ़ा दो, टैक्स बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, एक्सपेंस जो है वो कम हो जाएगा गवर्नमेंट का, एक्सपेंस कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगी। बस फार्मूले के तहत ही चारों बातें हो गई। क्लियर है यार, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूला सामने लिख दो और उसके बाद सब हो जाएगा। नेक्स्ट है दी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ऐसी इन्फ्लेशन जिसके अंदर प्राइस लेवल इसलिए ना बढ़े कि लोग जो है डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए बढ़े क्योंकि अब वो बन ही महंगा रहा है, फैक्ट्री ही महंगा बना रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही उसकी बढ़ गई है, सप्लाई ही बढ़ गई है उसकी, मतलब सप्लाई नहीं बढ़ी, सप्लाई की प्राइस बढ़ गई। तो इस चीज़ को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब अगर जनरल प्राइस यार बढ़ता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, चल लोगों ने डिमांड की या नहीं की, लेकिन उन्होंने ना सप्लाई रेट बढ़ा दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा दिया, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं जी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हो सकता है कुछ भी ओवरहेड्स उन्होंने लगा दी अपनी फैक्ट्री के अंदर या कुछ भी, जिसकी वजह से उन्होंने चीज़ों की कॉस्ट बढ़ा दी है। डिमांड है या नहीं, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई है। बेवकूफ़ी है ना बिल्कुल, डिमांड है नहीं, प्राइस बढ़ा रहे हो तो फिर वो तो बिकेगा ही नहीं कुछ। बहरहाल, वो कह रहे हैं अब इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। कुछ भी नहीं है यार इसके अंदर, अगर आप उसी पेज पे खड़े हो तो मैं जो होता मैंने बता दिया, वो आगे आ जाओ। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वो कहता है इसकी वजह क्या है? लेबर कॉस्ट बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ी तो जाहिर है जो प्रोडक्ट बनाते हैं लेबर है ना, वो उनकी वेजेस बढ़ गई हैं। तो 1500 लेता था बंदा, अब 2000 लेता है। 5000 का एक प्रोडक्ट बनाते थे, अब लेबर जो बढ़ गई है 7000 का बनाते हैं। डिमांड है नहीं लेकिन सप्लाई महंगी हो गई। तो इससे क्या हो गया कि मतलब जो हमारे पास कॉस्ट है ना, उसकी वजह से प्राइस लेवल बढ़ गया और ये इन्फ्लेशन हो गई है। फिर वो कहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। ये बड़ा अहम पॉइंट है, बड़ा मजे का, और यही इस पेज के एंड में लिखा हुआ है वेज प्राइस स्पाइरल। ये दोनों एक ही चीज हैं। वो कहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? लेबर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन होने वाली है, लिहाजा वो कहते हैं कि उनकी वेजेस को बढ़ाओ, क्योंकि इन्फ्लेशन होगी और जो उनको वेज आज मिलेगी कल उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो वो कहते हैं हम काम ही नहीं करते, हम कॉस्ट जो आप प्रोडक्शन पे लगा रहे हो उसको बढ़ाओ, वेजेस लेबर कहते हैं हमारी बढ़ाओ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन है ना।
लेकिन हकीकत में क्या होता है? हकीकत ये होती है कि उस एक्सपेक्टेशन की वजह से जो वेजेस को बढ़ाया जाता है, हकीकत में उस बढ़ाने की वजह से ही आगे जाके इन्फ्लेशन होती है। समझ रहे हो बात को? लेबर कह रहा है जी दिन का 1500 है और हमें पता है कि मुल्क के हालात ठीक नहीं चल रहे, आगे इन्फ्लेशन होगी तो जनाब 2000 करें आप प्लीज। चलो किसी तरह रोहा के 2000 हो जाती है उनकी वेज। लेकिन आगे इन्फ्लेशन हुई इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने पैसे बढ़ा दिए। अब जब वो घर जाएंगे तो जाहिर है वो कन्वेंशनल रोटी सब्जी थोड़ी लेंगे। हो सकता है गोश्त वगैरह का सीन हो, कोई एक आधी इफ्तारी का सीन भी हो दोस्तों की तरफ। तो अब वो क्या है, उस बढ़ती हुई तनख्वाह ने उनकी डिमांड बढ़ाई है और जिस चीज़ की वजह से उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाई थी, उस तनख्वाह के बढ़ने की वजह से वो इन्फ्लेशन हुई है। अब जब आगे जाके इन्फ्लेशन हुई क्यों? क्योंकि वो मजदूर डिमांड बढ़ा गए ना, उनको पैसे ज़्यादा मिल गए। एक तरह से। अब अब हो गई उनकी डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हुई। अब वो अगले दिन हफ्ते बाद दोबारा कहेंगे इन्फ्लेशन हो गई है जी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, हमारी प्राइस बढ़ो। वो बढ़ाएंगे लेकिन उनकी प्राइस बढ़ाने की वजह से ही तो इन्फ्लेशन होगी और आगे जब इन्फ्लेशन होगी तो वो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो आगे इन्फ्लेशन ही तो होगी। तो वही कहते हैं, इस चीज को बोलते हैं एक वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल, एक स्पाइरल शुरू हो जाता है जो नहीं रुकता जब तक हुकूमत खुद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा देती कि ये वेज फाइनल है बस। वेज प्राइस स्पाइरल इसको बोलते हैं कि ये वेज बढ़ रही है तो फिर प्राइस बढ़ रही है, तो फिर वेज बढ़ रही है तो फिर प्राइस बढ़ रही है। और यही पॉइंट एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन का और आखिरी पॉइंट वेज प्राइस स्पाइरल, दोनों का एक ही मतलब है। फिर कंपोनेंट्स कॉस्ट के जो रॉ मटेरियल आते हैं किसी भी सामान को बनाने के लिए, उसकी प्राइस बढ़ गई। अब वो रॉ मटेरियल भी तो कोई मजदूर ही बना रहा है ना, उसकी भी तो लेबर कॉस्ट बढ़ सकती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो बढ़ गए, मतलब किसी भी किस्म के जो इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं सप्लाई के अंदर या जो भी एक बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं, वो आवाम से ही तो निकालेगा यार, और कहाँ से? इम्पोर्ट की जो है वो प्राइस बढ़ गई और वो भी तो आवाम से ही निकलेगी ना। एक तरह से कॉस्ट ही तो बढ़ रही है किसी भी चीज़ की, चाहे डिमांड हो या ना हो। तो ये सारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। और रेमेडीज क्या है इसकी, मतलब इससे कैसे बच सकते हैं? वो कहते हैं लिमिट वेज कर दो आप, वेज की एक लिमिट बना दो, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट करती है। फिर वो कहते हैं लिमिट कर दो आप कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज को, मतलब कम इस्तेमाल करो चीज़ों को, थोड़ा हर चीज़ लिमिट में रखो, उनके कहने का बस यही मतलब है। रिड्यूस कर दो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स, अब वो थोड़ी कर सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है ना। इसको कम करेंगे तो जाहिर है यार फिर चीज़ की कीमत भी कम होगी। वो कहते हैं कि सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स इनको कम कर दो, सब्सिडीज दो और जो टैक्स है वो कम कर दो। गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज देगी तो उससे आवाम का फ़ायदा होगा, अगर वो बिज़नेस जो है वो थोड़ा ईमानदार हुआ तो। क्योंकि सब्सिडी वहाँ से मिलेगी तो फिर वो जिस तरह से हर एक गंदम के लिए होता है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है और फिर ये सस्ते में बेचते हैं आवाम को। मतलब तकरीबन जिस तरह से होता है, चाहे हकीकत जो भी हो। और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स है, वो कहता है जो बहुत सारे टैक्स से गुजरना पड़ता है एक बिजनेसमैन को, तो वो सारा टैक्स वहाँ पे डाल देता है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ती है। वो कहता है ये चीज़ें भी कम करो, तो ये सारा चीज़ एक गवर्नमेंट ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ये रेमेडीज हैं, आसान आसान सी बातें हैं, इसलिए मैं सिर्फ भगा रहा हूँ। वेज प्राइस स्पाइरल अभी हमने पढ़ ली, ठीक है। तो यहाँ तक ना हमारी इन्फ्लेशन जो है वो हो गई ख़त्म। अब आता है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जो कि अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो सिर्फ छोटा सा है, अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बात ये है कि अगर कोई आदमी काम नहीं करना चाहता तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। अनएम्प्लॉयड वो आदमी होता है जो कि काम करना है, सॉरी काम करने के लिए मेहनत करता है, कुछ करता है, रोजी के लिए भागता है और फिर भी उसको काम नहीं मिलता। नो दैट पर्सन इज अनएम्प्लॉयड। सिर्फ ये बात याद रखने वाली है इसके अंदर।
कि अनएम्प्लॉयड पर्सन वो होता है जो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। इस सिचुएशन को, इस आदमी को अनएम्प्लॉयड आदमी कहते हैं, सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, जो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स ओवर टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई 100। मतलब इस तरह से ना अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज भी फाइंड हो जाती है। लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स होते हैं 18 से 60 साल तक के जितने भी लोग होते हैं जो के काम करते भी हैं और काम करने के लिए तैयार भी हैं। मतलब बेरोजगार और रोजगार वाले दोनों आदमियों को मिला दो तो उनको लेबर फोर्स बोलते हैं। अब वहाँ पर मैं रोजी की तलाश में है, ठीक है, तो हम अनएम्प्लॉयड हैं और एक तरह से लेबर फोर्स में हैं। लेबर फोर्स का फार्मूला यही है, फार्मूला लिखो बुक के ऊपर, लेबर फोर्स इक्वल टू अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड दोनों लोगों को मिलाओ तो उसको लेबर फोर्स बोलते हैं। आप पर मैं लेबर फोर्स में है। लेबर फोर्स 18 से 60 साल तक के दरमियान होती है, ठीक है। और क्योंकि अगर 60 के बाद बंदा रिटायर हो जाए तो उसको अनएम्प्लॉयड तो नहीं कहेंगे ना, समझ रहे हो ना बात को। तो खैर, तो ये फार्मूला है हमारे पास। एम्प्लॉयमेंट रेट का भी बिल्कुल एग्जैक्ट फार्मूला है जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू एम्प्लॉयड लेबर फोर्स मल्टीप्लाई टोटल लेबर फोर्स, सॉरी, एम्प्लॉयड लेबर फोर्स ओवर टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से परसेंटेज एक आ जाती है। तो ये फार्मूला याद रख लो बरल। अब है कुछ टाइप्स, देखो। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, बेरोजगारी, वो कहता है कुछ होती है लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो काफी अरसे के लिए होती हैं। फिर होती है कुछ शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हम बात करते हैं लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन के अंदर आती है डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका दूसरा नाम है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? मैं सीधी सीधी बात करूंगा, सिर्फ ये सुनते जाना, ज्यादा जहन खपाने की जरूरत नहीं है। जब भी डिमांड में कमी आती है तो फिर हमारे पास डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट होती है। मतलब 10 लोग हैं, डिमांड 2 की है, बैंकर्स की, या फिर दुकान में खड़ाने के लिए, तो 8 लोग क्या हुए? अनएम्प्लॉयड ना हो गए? चलो मान लेते हैं कि वो कहीं और चले गए और उन 8 में से मजीद 4 की जॉब लग गई 2 महीने बाद, तो 4 तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना यार। एक अच्छी परसेंटेज है, 40% अनएम्प्लॉयमेंट, 10 में से 4 अनएम्प्लॉयड। तो अगर हमारी डिमांड ही नहीं होगी इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर, लोगों की, उनकी स्किल्स की, उनकी डिमांड ही नहीं है, तो बताओ अनएम्प्लॉयमेंट होगी ना। बस इस चीज को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है, कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है, ना ही इसको मुश्किल बनाना है। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है जो रिक्वायर्ड है नौकरी के लिए, तो क्यों देगा कोई नौकरी? वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। किताबों पर अकाउंट्स आप बनाते गए, डबल एंट्रीज करते गए, एट द एंड वो करनी तो यार कंप्यूटर पे थी, सॉफ्टवेयर पे उनके, तो आप सीए हो जो मर्जी हो, वो तो आपको नहीं आता। चलो हम बात कर लेते हैं आर्टिकल से पहले की, नहीं आता ना वो सब। तो अब वो एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि डिमांड तो है। बंदा कह रहा है यार मुझे अकाउंटेंट चाहिए, लेकिन तुझे तो कंप्यूटर पे कुछ करना ही नहीं आता, मैं कोई और देख लूंगा। डिमांड है, ठीक है, लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है। स्किल चाहे आपके पास उस फील्ड के रिलेटेड होंगी, लेकिन रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है, एक प्योर रिक्वायरमेंट, चाहे आपको अकाउंट बनाना आता होगा, अकाउंटिंग आती होगी, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे करनी है, वो नहीं आती, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ही, ठीक है। इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है बरल। आगे रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तब होती है जब जो मजदूर हैं उनकी वेजेस बहुत ज्यादा होती हैं। अब ज्यादा होती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है? देखो समझो बात को। अब अगर 10 मजदूर चाहिए
और वो उनकी ना वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो चाह के भी मैं 10 को नहीं ले जा पाऊँगा, क्योंकि उनकी वेजेस ज़्यादा हैं। अलबत्ता सारे हज़ार-हज़ार ले लेते हैं, तो 10 क्या मैं 15 भी लेके चले जाऊँ, डिमांड बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? लेकिन वेजेस ज़्यादा हैं, तो मैं सिर्फ़ 3-4 को लेके जाऊँगा, 5 को लेके जाऊँगा, कि कम से कम इनको तो पैसे दे दूँ। बेशक अ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, जो मैं बनवाना चाहता हूँ चीज़ें। वेजेस ही ज़्यादा हैं यार इतनी, तो उस चीज़ की वज़ह से बाकी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अलबत्ता अब अगर वो अपना वो लेवल गिराएँ थोड़ा, तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन अगर वेज ऊपर ही रहती है, तो उस वजह से एक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसको क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्लियर है, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर कि भई अगर वेज ज़्यादा होगी, तो हम मज़दूर कम रखेंगे, जब मज़दूर कम रखेंगे, तो ज़्यादा मज़दूरों को काम नहीं मिलेगा, जब उनको ज़्यादा काम नहीं मिलेगा, तो वो बेरोज़गारी होगी। क्लियर है? ये तो होगी लॉन्ग रन। फिर कुछ शॉर्ट रन होती हैं, जो सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि सीज़न की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। बर्फ़ वाला सर्दियों में अनएम्प्लॉयड है, आइसक्रीम वाला ठीक है, चलती है, लेकिन बिल्कुल इतनी तो नहीं चलती जितनी गर्मियों में चलती है। क्लियर है ना बात की? तो सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट है। फ्राइज़ वाला गर्मियों में बेरोज़गार है वो, तो ये सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट है। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट ये सबसे अहम है वैसे, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। वो ये है कि अगर आप के पास रिक्वायर्ड स्किल्स भी हैं, हर चीज़ है, और आप अभी नौकरी ढूँढ रहे हो, तो उस ढूँढने के प्रोसेस के दौरान जो आपके अंदर एक बेरोज़गारी का एलिमेंट है, उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। या फिर आपने रिज़ाइन किया अपनी जॉब से, क्योंकि आपको दूसरी कंपनी ने कहा है कि वो आपको डबल पे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ना आपको दोबारा रखने के लिए 1-2 महीने लगा दिए भले। चलो अगर हफ़्ता भी लगा दिया हो, तो वो हफ़्ता भी आप एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड आदमी हो। क्लियर है? ये बात समझनी होगी कि जब हम जॉब की तलाश कर रहे होते हैं मुकम्मल चीज़ों के साथ, डिमांड भी है, हमारे पास स्किल्स भी हैं, तो उस तलाश के दौरान हम जितना ऐसे अनएम्प्लॉयड रहते हैं वो फ्रिक्शनल है। और अगर हम एक चीज़ छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो भी फ्रिक्शनल है। फिर आती है हमारे पास वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से बेरोज़गार हैं। अब मैंने ये कहा था कि अगर एक आदमी अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करता, वो बेरोज़गार नहीं है, अनएम्प्लॉयड नहीं है। अनएम्प्लॉयड वो है जो काम करना चाहता है लेकिन उसे नहीं मिल रहा, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर सीए करने के बाद आपको कोई बंदा कहे कि मैं आपको 70,000 रुपए माहाना तनख्वाह दूँगा, तो मेरे ख़्याल से पहली बारी तो कभी भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि 1.5 लाख से नीचे की तो बात ही नहीं है ना भाई। तो क्या वो पैसे नहीं हैं? या क्या वो जॉब नहीं है जिसको आपने छोड़ा? ये 70,000 कम थे, लेकिन आपने फिर भी अनएम्प्लॉयड रहने को तरजीह दी। नाउ दैट इज़ कॉल्ड द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हमारी ईगो को सैटिस्फाई नहीं कर पा रही। हम अनएम्प्लॉयड रहने को तैयार हैं, हम तो कहते हैं इससे तो अच्छा मैं यूट्यूब चैनल ही बना लूँ, वो ही ज़्यादा दे देगा मुझे। ज़्यादा नहीं, इसके बराबर दे देगा, सुकून तो है। खैर यूट्यूब चैनल में भी कोई सुकून नहीं है। बहरहाल बात कहाँ की कहाँ चली गई। और इस चीज़ को वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि जहाँ हमें हमारी सोच के मुताबिक, स्किल्स के मुताबिक पे ना मिले, और फिर हम अनएम्प्लॉयड रहना पसंद करें कि घर में रोज़ी-रोटी, घर में चल रहा है, मेरा हिसाब हो रहा है सीन घर में, तो वो है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कि अगर मैं घर में अच्छा खा पी लेता हूँ, घर से खर्ची मिल जाती है यार, मेरा चल रहा है 30-40 हज़ार महीना, मैं क्या करूँगा 50-60 की नौकरी करके, कम से कम 1.5 लाख की तो हो। ठीक है? ये है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फिर वो कहते हैं कॉज़ इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अच्छा क्या ये हो सकते हैं यार बेरोज़गारी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? बेरोज़गारी होगी, जीडीपी कम हो जाएगी, टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी, गुर्बत बढ़ जाएगी, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो हमारा मुल्क है, ज़ाहिर है वो कुछ भी बोल सकते हो आप। वो उसकी जो अकाउंट है,
कंट्री का जो एक वो है खजाना है वो कम होगा, और थेफ्ट, रॉबरी, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ेंगे, लोग चोरियां करेंगे, बेरोजगारी जब बढ़ेगी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पढ़ लेना। वो कहते हैं आप अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे करें, कम करें, कैसे करो यार, गवर्नमेंट रोजगार दे, अच्छी सी तालीम दे, ताकि हमें कहीं ऐसा ना देखना पड़े कि हमें स्किल्स की वजह से उन्होंने रोजी नहीं दी, हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दी। जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करे। क्लियर है बात? गवर्नमेंट हमें ऐसी टेक्नोलॉजी से पढ़ाए जो कि वाकई आज के दौर में काम आ रही है, और ये सब है हमारे पास मैयर्स टू ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट। यही बातें जो मैंने की हैं यही लिखी हुई हैं, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। आखिरी एक मैं एक फार्मूला लिख दो पेज के ऊपर, जो है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वो ये कह रहा है कि जो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे मैंने बताया था फ्रिक्शनल कौन सी होती है, वो बस स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जिस उसकी वजह से नहीं होती हमारे पास, स्किल्स की वजह से। वो कहता है ये दोनों होती है नेचुरल। ये तो आम सी चीज है जो कि हर इकोनॉमी के अंदर होती ही होती है, क्योंकि हमेशा जो है एडवांसमेंट तो होती है। बहरहाल सबसे आखिरी और अहम टॉपिक है फिलिप्स कार्व। फिलिप एक इकोनॉमिस्ट है जो न्यूजीलैंड का, 1958 में उसने हिला के रख दिया सारी इकोनॉमी को, जब उसने कहा कि इन्फ्लेशन का बेरोजगारी के साथ इनवर्स रिलेशन है। मतलब कि इन्फ्लेशन को एक बुरी चीज तस्वर किया जाता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को भी तो एक बुरी चीज तस्वर किया जाता है। लेकिन उसने तो कह दिया इन दोनों का आपस में इनवर्स ताल्लुक है। मतलब अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। कैसे? देखो यार, वही वेज वाला स्पाइरल जो था, वेज प्राइस स्पाइरल। जब लोगों को रोजी रोजगार मिलता है तो उनकी डिमांड बढ़ती है, उनके पास पैसे होते हैं और डिमांड बढ़ती है, तो फिर चीजों की प्राइस बढ़ती है, और जब चीजों की प्राइस बढ़ती है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। सिंपल तरीन बात। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उनके पास पैसे नहीं होते, जब पैसे नहीं होते वो मार्केट में डिमांड नहीं करते, जब डिमांड कम होती है तो चीजों की प्राइस कम होती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में पड़ा है ना ये। और जब चीजों की प्राइस कम होती है तो इन्फ्लेशन कम होती है। लेकिन वो हुई क्यों कम? क्योंकि बेरोजगारी हुई। तो इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है, जिस ग्राफ के अंदर भी लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर आप यूं कह लो इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों टॉपिक और पूरा चैप्टर खत्म होता है।